Hello. Hello, good afternoon, sir. Hello, good afternoon, बेटे. Good afternoon, sir. Hello. Yes, sir, आवाज आ रही है आपकी. Good afternoon, बेटे. Good afternoon, sir. मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज तुम्हारी बेटी है बेटे. हाँ सर, बैठ गई है मेरी आवाज. इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पा रही हूँ. कोई बात नहीं. मेरी आवाज आ रही है बेटे आप लोगों को? हाँ हाँ सर, यस आपकी सर, आवाज आ आ रही रही है. है. ठीक है बेटे. थैंक यू बेटे. बेटे कल मेरे को थोड़ा सा बता दो, क्लिनिकल फीचर हुआ था बेटे इसका अल्सरेटिव कोलाइटिस का. यस सर. क्लिनिकल फीचर्स कहाँ नहीं से हुए? सर, पैथोलॉजी तक हुआ था. पैथोलॉजी. क्लिनिकल फीचर्स रह गए ना. जी सर. तुम्हारा मोबाइल में बर्तन भेज दिया. So in ulcerative colitis, clinical features of ulcerative colitis. Clinical features of ulcerative colitis. Severity of symptoms. Severity of symptoms reflect. Severity of symptoms reflects the extent of colonic involvement. सर हो चुका है ये हो चुका है. यस सर. जनरल फीचर्स हो गए ना. यस सर, क्रॉनिक वैरायटी तक हो गया है. क्रॉनिक वाला हो गया. यस सर, क्रॉनिक और एक्यूट वैरायटी तक हो गया है. ठीक है. क्रॉनिक वैरायटी तक हो गया क्लिनिकल फीचर्स. Then write down disease confined to rectum. अगर ये अल्सरेटिव कोलाइटिस रेक्टम तक पहुंच जाए तब इसको क्या कहते हैं? प्रोक्टाइटिस. क्या बोलेंगे इसको? प्रोक्टाइटिस. इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? सिस्टमिक सिम्टम्स. सिस्टमिक सिम्टम्स are trivial or absent. Trivial, Trivial, trivial or absent. Next, loose motions. Loose motions and blood sticking of stools. Loose motion and blood sticking of stools. Next,
Sever tenesmus, 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 Sever tenesmus, and frequent small loose stool, frequent small loose stools. Next, bleeding and mucus per rectum, bleeding and mucus per rectum. तो ये किसके क्लिनिकल फीचर्स हैं? प्रोक्टाइटिस के। मींस व्हेन अल्सरेटिव कोलाइटिस इज प्रेजेंट इन द रेक्टम। देन इज डिस्टल कोलाइटिस, डिस्टल कोलाइटिस, इसमें डायरिया की जगह कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन रादर देन डायरिया, कॉन्स्टिपेशन रादर देन डायरिया। Retention of feces, retention of feces in the proximal colon, retention of feces in the proximal colon, and small hard stool, and small hard stools. So these are the clinical features of ulcerative colitis. Next is investigation. अब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करते हैं? ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन में क्या होगा? एनीमिया होगा, यानी हीमोग्लोबिन परसेंटेज जो होगा, एनीमिया, एनीमिया। और क्या होगा? ईएसआर बढ़ जाएगा, रेज्ड ईएसआर, ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाएगा, क्या बोलेंगे इसको? ल्यूकोसाइटोसिस। तो ब्लड सीबीसी में क्या आएगा? एनीमिया आ जाएगा, इंक्रीज्ड ईएसआर आ जाएगा एंड ल्यूकोसाइटोसिस। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज। ब्लड के अंदर प्रोटीन की मात्रा घट जाती है, तो क्या लिखेंगे इसको? हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया। लीवर फंक्शन टेस्ट अगर करेंगे तो कैसे आएंगे? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट, एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट, अगर सेप्टिसीमिया अगर हो गया होगा तो क्या करेंगे? ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर इन सेप्टिसीमिया। ये तीन टर्म मेरे को लिख के भेजेंगे, बैक्टीरियमिया, टॉक्सीमिया एंड सेप्टिसीमिया। ब्लड कल्चर इन सेप्टिसीमिया, ब्लड कल्चर इन सेप्टिसीमिया। ये सेप्टिसीमिया, बैक्टीरियमिया, टॉक्सीमिया, ये सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो ब्लड कल्चर इन सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज stool examination and culture, stool examination and culture। to exclude infective pathology। Next, plain X-ray of abdomen या plain radiograph of abdomen क्यों करते हैं? फर्स्ट, to exclude toxic dilatation of colon, to exclude toxic dilatation of the colon।
Second, may help to assess disease extent in ulcerative colitis. Next, barium enema. एनीमा की स्पेलिंग है ENEM है. बेरियम एनीमा. अब बेरियम एनीमा में क्या क्या देखते हैं? फर्स्ट, earliest features are irritability and incomplete feeling. Earliest feature are irritability and incomplete feeling. Second, ulcerations. Next, और क्या देखते हैं? Pseudo polyps. Pseudo, P silent है. PSEUDOPOLYPS. Pseudo polyps and stricture. स्ट्रिक्चर क्या होता है? कहीं कोई नैरोइंग हो जाए, डायमीटर घट जाता है, कहीं पर कंस्ट्रिक्शन हो जाए, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रिक्चर. Pseudo polyps and stricture. Next, chronic stage of the disease is characterized by shortening of the bowel. और इसमें क्या दिखाई देता है? नैरोइंग ऑफ द बाउल लुमन and rigidity. Narrowing of the bowel lumen and rigidity. The bowel has asymmetric ahostral ahostral and tubular or pipe like appearance. Tubular or pipe like appearance. Next is sigmoidoscopy. सिग्मोइडोस्कोपी में क्या देखते हैं? यूनिफॉर्म continuous involvement of the mucosa. Uniform continuous involvement of the mucosa. Second, loss of mucosal vascularity. Next, diffuse hyperemia. हाइपरीमिया मैंने रेड हो जाता. हाइपर HYPR, हाइपरईमिया AEMIA.
diffuse hyperemia. Next, exudate of mucus, pus and blood. Exudate of mucus, pus and blood. Next, mucosal friability. Mucosal friability, Friability. Mucosal friability. Mucosal friability में क्या होता है? Gentle rubbing of the mucosa. Gentle rubbing of the mucosa with a cotton swab. With a cotton swab, SWAB swab, shows the appearance of diffuse and small bleeding points. Let's one लीजिए. Mucosal friability. Gentle rubbing of the mucosa with a cotton swab shows the appearance of diffuse and small bleeding points. Next, shallow but small ulcers. और क्या दिखाई देता है इसमें? Pseudo polyps. So write down pseudo polyps. Next investigation is, जब कोलन को देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कोलोनोस्कोपी. क्या बोलते हैं उसको? कोलोनोस्कोपी. कोलोनोस्कोपी में क्या दिखाई देता है और कब करते हैं? फॉर माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज, colonoscopy is preferable. For mild to moderate disease, colonoscopy is preferable to flexible sigmoidoscopy. So for mild to moderate disease, colonoscopy is preferable to flexible sigmoidoscopy. Because the extent of the disease can be assessed. Because the extent of the disease can be assessed. In moderate to severe disease, there is higher risk of bowel perforation. In moderate to severe disease, there is higher risk of bowel perforation and flexible sigmoidoscopy is safer. Next investigation. Next investigation is rectal biopsy. Rectal biopsy shows mucosal inflammation. Rectal biopsy shows mucosal inflammation. And the last investigation is serologic markers. Serologic markers. MARKERS. Serological markers.
अब सीरोलॉजिकल मार्कर्स में क्या देखते हैं? पेरीन्यूक्लियर, PERINUCLEAR, पेरीन्यूक्लियर, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। फिर सुन लीजिए, पेरीन्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? स्मॉल p कैपिटल ANCA। It is positive in 60 to 70% of patients with ulcerative colitis. It is positive in 60 to 70% of patients with ulcerative colitis. So after this investigation, the next part is treatment of ulcerative colitis. ट्रीटमेंट। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है? जनरल ट्रीटमेंट। जनरल ट्रीटमेंट पेरेंट्रल मैंने मुंह से ना देके इसको आईवी लाइन से देना है। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, पेरेंट्रल PARENTERAL, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन through a central venous line in seriously ill patients. Parenteral nutrition through a central venous line in a seriously ill patient. Second, high protein and low residue diet. High protein and low residue RESIDUE and low residue diet. Third, blood and plasma infusion. Next, correction of dehydration and electrolyte imbalance. Correction of dehydration and electrolyte imbalance. Next, parenteral broad spectrum antibiotic. Parenteral broad spectrum antibiotic in septicemia. Parenteral broad spectrum antibiotic in septicemia. Next, codeine sulfate and loperamide for diarrhea. Codeine phosphate and loperamide for diarrhea. But they are avoided in severe disease. अब मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रेक लेता हूँ और एक चीज आपसे पूछता हूँ मैं, मेरे को ये बताओ, आप लोगों ने, मैंने इसमें आपको बताया लोपेरामाइड,
What is loperamide? And what is codeine phosphate? चलो बाद में बताना, पहले लोपेरामाइड बताओ मेरे को क्या है. What is loperamide? सर नहीं पता थोड़ा दिमाग लगाओ, फार्मा में पढ़ा होगा. सर. क्या सर फिर से बोलिए सर, थोड़ा आवाज भी नहीं क्लियर है. हैं? सर क्या कह रहे हैं, लोक्रामाइट? हाँ, लोपेरामाइड. सर स्पेलिंग बोलिए तो समझ में नहीं आ रहा है. लोपरा, LOPERAMID. लोक्रामाइट. हाँ, लोपेरामाइड. आप समझ में आया? सर डिक्रीज डायरिया, डायरिया में काम आता है. नहीं, डायरिया में तो देते हैं. लोपेरामाइड के विषय में बताओ थोड़ा. नहीं पता? यूज करते हैं. देखो मैं बताता हूँ. देखो लोपेरामाइड मैंने जानबूझ के विषय ब्रेक करके इसके विषय में थोड़ा बताना मैंने आपको उचित समझा. लोपेरामाइड दिस इज अ एंटी डायरियल ड्रग. ये कैसी मेडिसिन है बेटे? ये डायरिया को स्टॉप करने के लिए दी जाती है ना. और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करते हैं. ये क्या करती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को घटा देती है. बेटे एक सेकेंड. लोपेरामाइड है क्या? ये एंटी डायरियल मेडिसिन है. शहर में तो शहर के डॉक्टर इसको बड़ा कम इस्तेमाल करते हैं. शहर में मोस्टली लूज मोशन जब होते हैं तो 2-3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन रहता है और ये सबसे सेफेस्ट रहता है. ऑफ्लॉक्सोजेड, दूसरा इकोनॉर्म और तीसरा कैप्सूल रेडोटिल. ये बड़ा सेफ कॉम्बिनेशन है. इससे कोई मिनिमम साइड इफेक्ट इस तीनों दवाओं के हैं. तीसरा कौन सा नाम पूछे बोला सर, समझ में नहीं आया. ऑफ्लॉक्सोजेड. हाँ सर. इकोनॉर्म. दूसरा इकोनॉर्म सैचेट्स आते हैं. हाँ सर, वो सैचेट होता है लैक्टोबैसिलस एसिड का. हाँ, पानी में घोल के देते हैं हाँ दिन में सर. 3 बार. ऑफ्लॉक्सोजेड सुबह शाम देते हैं. और तीसरा मैंने आपको बताया कैप्सूल रेडोटिल है ना. ये अच्छे वाले बैक्टीरिया इसमें होते हैं और अच्छा सर. ये दिन में 3 बार देते हैं. ये सबसे सेफेस्ट मेडिसिन है. इसका कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं है. लेकिन ठीक है, रिस्पॉन्स वाइज इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा जरा कम आता है. ये नहीं कि मेडिसिन खाई और तुरंत बेटे डायरिया रुक गया, लूज मोशन रुक गया. अब एक कॉम्बिनेशन आता है देहात का, देहाती कॉम्बिनेशन, जिसको कहते हैं झोला छाप कॉम्बिनेशन. तो वो क्या देते हैं? 1 टेबलेट एंट्रोक्विनोल, 1 टेबलेट नोमापेन और 1 टेबलेट लोपेरामाइड. तो बेटे लूज मोशन भले कितने भयंकर लूज मोशन आ रहे हो, अगर ये 3 दवा किसी एडल्ट पेशेंट को देते हो 101% आप 10 दिन ये दवा और अच्छी वाली खिलाते रहो, बड़ा धीरे धीरे रिस्पॉन्स आएगा. और ये तीनों दवा मैंने पहले बताई महंगी, काफी महंगी है. शायद इकोनॉल मेरे को लगता है 40-50 रुपए का एक सेचेट आता है. और 1 टेबलेट एंट्रोक्विनोल, 1 टेबलेट लोमोपेन और 1 टेबलेट लोपेरामाइड. ये मुश्किल से इसका कीमत होगा 2 या 3 रुपए. और इस एक डोज को लेने से 101% लूज मोशन रुक जाने गारंटी. सर पैरालिसिस वो सर ये मूवमेंट को कम कर देता है तो सर इस वजह से. बात तो सुन तो लो पहले. अब जब सुन रहे बेटे तो 3 मेडिसिन मात्र 2-3 रुपए की आती हैं
तो पहले तो आपका ट्रीटमेंट किसी अच्छे डॉक्टर का करता रहा, फिर वो किसी झोला छाप के पास गया, उसने उठा के 3 टेबलेट दे दी। अब बताओ कौन सा अच्छा डॉक्टर है? सर झोला छाप वाला सही हो गया ना उससे। ना, मरीज को इससे क्या मतलब उसका डिग्री है कि नहीं है, वो तो कहेगा हम तो 3 रुपए में ठीक हो गए। तो 3 रुपए में ठीक तो हो गए बेटे, सब में ऐसा नहीं होता। अब इन तीनों के साइड इफेक्ट बड़े भयंकर हैं। अब पहला सुनो, एंट्रोक्विनोल आ जाओ। एंट्रोक्विनोल पूरे वर्ल्ड में जहां की कंपनी है वहां पर भी इस मेडिसिन पर बैन है, लेकिन हिंदुस्तान हमारी इंडिया में बिकती है। और दूसरी मेडिसिन है लोपरामाइड, ये क्या करती है? और तीसरी मैंने बताई लोमोफेन। लोमोफेन में क्या होता है? एट्रोपिन होता है। तो लोपरामाइड और एट्रोपिन ये क्या करती हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को घटा देती हैं। अब झोला छाप को ये तो पता नहीं कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को घटा देती हैं, कम कर देती हैं, इसलिए लूज मोशन रुक जाते हैं। तो कभी कभी जो और अनट्रेन झोला छाप होते हैं वो क्या करते हैं, एक टेबलेट लोपरामाइड ना देके वो सीधा को बेटे 2 लोपरामाइड खिलाते हैं, 2 सुबह खा ले और 2 शाम को खा ले। और छोटे बच्चों को भी कहो एक एक टेबलेट खिलाते हैं। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट घट जाएंगी, कम हो जाएंगी, वो कभी कभी बंद हो जाती हैं, उस समय पेट की स्थिति क्या हो जाएगी? एब्डोमेन की, इंटेस्टाइन का क्या काम? इंटेस्टाइन में जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी ही नहीं तो पेट का क्या हाल होगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने लगेगा, पेट फूलने लगेगा। आप जितना पानी वानी पिएंगे वो इंटेस्टाइन में भरता चला जाएगा। तो इंटेस्टाइन ना रह के वो क्या हो जाएगी? साइकिल की ट्यूब हो जाएगी। ट्यूब में जैसे हवा भरते चले जाते हैं और वो ट्यूब फैलती चली जाती है। तो ये इसका साइड इफेक्ट है। और फिर इसको ऊपर वाला ही ठीक कर सकता है। इसका ट्रीटमेंट है बड़ा कठिन। लेप्रोटमी। लेप्रोटमी भी कर ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सर फिर जब भी नहीं ठीक होता है। पैरालिटिक इलियस हो गया, यानी एक तरीके से आपने उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ही बंद कर दिया इंटेस्टाइन की, है ना। तो ये कभी कभी वापस आ भी जाती हैं और कभी कभी नहीं भी आती हैं। तो इसमें कितने पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। अब रहा एंट्रोक्विनोल, ये तो मैंने लोपरामाइड का साइड इफेक्ट बताया। मैंने इतना समय इसलिए लिया, अब आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं और ऐसी गलती नहीं करोगे। अब दूसरा आ जाओ एंट्रोक्विनोल। एंट्रोक्विनोल का एक स्ट्रिप खरीदना, है ना, उसके ऊपर वार्निंग में लिखा है, कंपनी ने खुद लिख रखा है, अगर इसको ज्यादा मात्रा में खाओगे तो 2 साइड इफेक्ट इसके भयंकर हैं। वो 2 साइड, जैसे सिगरेट के ऊपर लिखा है रहता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट में कॉज कैंसर, कैंसर की फोटो भी बनी होती है। तो सेम कंपनी वाले ने एंट्रोक्विनोल के ऊपर वार्निंग में लिख रखा है कि इसको ज्यादा खाने से 2 डिजीज हो सकती हैं। ये 2 डिजीज कौन सी हैं? पहली कौन सी है? ऑप्टिक एट्रोफी। ऑप्टिक नर्व कौन सी होती है? आई वाली, है ना, सेकंड क्रेनियल नर्व। ऑप्टिक एट्रोफी हो गई तो क्या हो जाएगा? ब्लाइंडनेस। और दूसरा होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आप बीपीटी के स्टूडेंट से आप मेरे से ज्यादा जानते हो व्हाट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। हाथ पर सुन हो जाना, टिंगलिंग होना, झंझनाहट होना, है ना। तो ये किसके साइड इफेक्ट है? एंट्रोक्विनोल की। अब आप बताओ कौन सी दवा लिखना ज्यादा सही है? सर वही ओफ्लॉक्स ओजेड। पहले वाली ना। हाँ सर। लेकिन पेशेंट क्या चाहता है कि हमें तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए। तो लेकिन डॉक्टर अच्छा कौन सा हुआ? झोला छाप देते हैं। इसीलिए बेटे इन लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चलती है और हम लोगों की नहीं चलती है। तो अब आप जिंदगी में भूलोगे नहीं, किसी को अगर लोपरामाइड देना भी हो तो हद से हद आधा गोली या 1, और अधिकतर तो इसको अवॉइड ही करना है। अब भूलना नहीं, मैंने बहुत टाइम इस पे दिया। और सेम चीज लोमोफेन। लोमोफेन में 2 मेडिसिन होती हैं, एक होता है फ्यूराजोलिडिन और दूसरी होती है एट्रोपिन। एट्रोपिन का भी सेम साइड इफेक्ट है जैसे लोपरामाइड का। तो कोशिश करिए कि 2 मेडिसिन इस्तेमाल
मत करिए। कौन कौन सी? लोमोपेन, लोप्रा, ये एट्रोपिन और दूसरा लोप्रामाइड। और रहा कोडिन सल्फेट, कोडिन सल्फेट या कोडिन फास्फेट, ये किस में देते हैं? ये एक तरीके से रेस्पिरेटरी सेंटर यानी कफ सेंटर देखा जाए। जितने ड्राई कफिंग होती है, खांसी देखो दो तरीके की होती है, एक ड्राई और दूसरा एक्सपेक्टोरेंट। एक सूखी खांसी आती है, एक में बलगम गिरता है। ड्राई खांसी में क्या देते हैं? कोडिन सल्फेट देते हैं, ये फास्फेट दे सकते हैं। ये क्या करता है? कफ सेंटर की एक्टिविटी को घटाता है। और ये एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं? ये खांसी को अधिक प्रोड्यूस करते हैं और जितना चेस्ट में कंजेशन होता है इसको बाहर निकालते हैं। तो कोडिन सल्फेट या फास्फेट ये कभी भी जब कंजेशन चेस्ट में होता है इसको नहीं देना चाहिए। तो आपने लिखा कोडिन फॉस्फेट एंड लोप्रामाइड फॉर डायरिया, but it is avoided in severe diseases. Next is corticosteroid. Next medicine is corticosteroid. अब corticosteroid इसमें पॉइंट वाइज लिख लीजिए। For inducing remission in moderate to severe cases, for inducing remission, REMISSION, for inducing remission in moderate to severe cases. Second point, no role in remission, no role in maintaining the remission. Third, local treatment. Hydrocortisone or prednisolone enema. Hydrocortisone or prednisolone enema, suppositories और फोम की स्पेलिंग है FOAM। Duration of treatment is 3 to 6 weeks. अब प्रोक्टाइटिस किसे ठीक करते हैं? प्रोक्टाइटिस इज ट्रीटेड विथ corticosteroid suppositories. Proctitis is treated with corticosteroid suppository twice daily. Next, distal colitis with mild symptom. Distal colitis with mild symptoms is treated with corticosteroid enema. Once or twice a day. अब इसके बाद आ जाता है सिस्टमिक ट्रीटमेंट। सिस्टमिक ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? पहली मेडिसिन कौन सी देंगे? प्रेडनिसोलोन 40 to 60 milligram orally. Prednisolone 40 to 60 milligram orally daily for 3 to 6 weeks. 40 से 60 मिलीग्राम रोजाना देना और कितने दिन तक देना? 3 से 6 हफ्ते। सेकेंड, इंट्रावीनस हाइड्रोकॉर्टिसोन
100 से 200 मिलीग्राम, 100 to 200 मिलीग्राम, 100 to 200 milligram, 6 hourly in severe cases. 100 to 200 milligram, 6 hourly in severe cases. Third line of treatment is intramuscular or subcutaneous injection of long-acting corticotropin is used in the treatment of relapses. Steroid once started are gradually tapered मैंने घटाना, are gradually मैंने धीरे धीरे, are gradually tapered and withdrawn. Next treatment is aminosalicylate. Aminosalicylates. SALICYLATES. Aminosalicylates. It is useful in controlling acute exacerbation EXACERBATION, exacerbation, as well as to prevent the relapses, Maintenance therapy may reduce the risk of colorectal cancer up to 75%. Next, it is available as oral tablet, sachets, liquids, or foam enemas. So it is available as oral tablets, sachet, liquid, or foam enema. अब इसमें कौन सी सबसे ज्यादा मेडिसिन यूज करते हैं अमाइनोसैलिसिलेट में? राइट डाउन सल्फासैलाज़ाइन, सल्फा SULPHA, sulfa SULPHA, salazyme SALAZINE, sulfasalazine. The most frequently used agent is a combination of sulfasalazine. The most frequently used agent is a combination of, इसमें दो चीजें होती हैं. ये दो चीजें क्या क्या हैं? एक एक्टिव एजेंट है, दूसरा एक्टिंग एज अ कैरियर. अब एक्टिव एजेंट इसमें क्या है? 5-aminosalicylic acid. 5-aminosalicylic acid. ये क्या है? दिस इज द एक्टिव एजेंट. और दूसरा इसमें क्या है? सल्फापायरिडीन, SULPHA, सल्फापायरिडीन, PYRIDIN, सल्फापायरिडीन. ये क्या चीज होता है? इट एक्ट एज अ कैरियर.
It acts as a carrier. The compound is broken down in the colon. अब ये compound colon के अंदर breakup हो जाता है. The compound is broken down in colon by bacterial action, liberating 5 amino salicylic acid, liberating 5 amino salicylic acid which act locally. अब इसके साइड इफेक्ट क्या है इस मेडिसिन के? साइड इफेक्ट्स आर nausea, headache, rashes, sterility in male, hemolytic anemia, Stevens-Johnson syndrome, Stevens-Johnson, Johnsson, Stevens-Johnson syndrome, and agranulocytosis. Dose is, अब इसकी डोज कितनी है? Dose is 2 to 4 gram per day in mild to moderate attack. 2 to 4 gram per day in mild to moderate attack, and 0.5 gram QID दिन में 4 बार QID to prevent relapses as a maintenance dose. The next medicine is immunosuppressive agent. Immunosuppressive, immunosuppressive, SUPPRESSIVE, immunosuppressive agent. अब इसमें कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? एजाथायोप्रिन, AZATHIOPRINE, AZATHIOPRINE, azathioprine and 6-mercaptopurine, 6-mercapto, MERCAPTOPURINE. So azathioprine and 6-mercaptopurine both are useful in inducing and maintaining remission. And have steroid sparing properties. Long treatment is required to prevent relapses. Second immunosuppressive drug is methotrexate. Methotrexate, metho,
मीथोट्रेक्सेट, PREXATE, मीथोट्रेक्सेट मार्केट में फॉलिट्रेक्स के नाम से आती हैं। फॉलिट्रेक्स 2.5 मिलीग्राम, 2.5, 5 मिलीग्राम में, 7.5 मिलीग्राम में, 10 मिलीग्राम में। रोजाना ना देके इसको कैसे देते हैं, हफ्ते में एक बार देते हैं, यानी वीकली देते हैं। ये मीथोट्रेक्सेट इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग है। ये और किसी ज्वाइंट पेन में दे सकते हैं, और उस ज्वाइंट पेन का क्या नाम है, बोलो। सर रिमोटाइड अर्थराइटिस में। किसी भी में? सर मीथोट्रेक्सेट रिमोटाइड अर्थराइटिस में सर देते हैं। आवाज साफ नहीं आई बेटे। हेलो सर रेमोटाइड अर्थराइटिस में देते सर, हैं। रिमोटाइड अर्थराइटिस। अरे वेरी गुड, एकदम सही बताया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, क्योंकि वो ऑटो इम्यून डिजीज है। और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, हफ्ते में एक बार देते हैं। फॉलिट्रेक्स स्टार्टिंग बड़ी कम डोज से करते हैं, 2.5 मिलीग्राम वंस इन अ वीक, और इसको हफ्ते में एक बार देते हैं। लेकिन इसको देने से फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसके साथ में एक टेबलेट फॉलिक एसिड पर डे देते हैं। जैसे मान लीजिए फॉलिट्रेक्स मीथोट्रेक्सेट हमने दिया, संडे को दिया, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन क्या देंगे हम, फॉलवाइड दे देंगे, फॉलिक एसिड दे देंगे। और जिस दिन फॉलिट्रेक्स देते हैं उस दिन फॉलिक एसिड नहीं देते हैं, याद रखना। 6 दिन क्या देंगे, फॉलिक एसिड देंगे, 7वें दिन क्या दे देंगे, मीथोट्रेक्सेट दे देंगे। और जिस दिन मीथोट्रेक्सेट देंगे उस दिन फॉलिक एसिड नहीं देंगे। याद हो गया? हेलो, जी यस सर। सर। ये नहीं कि मीथोट्रेक्सेट भी दे दिया और साथ में फॉलिक एसिड भी दे देंगे। फिर समझिए, संडे को मान लीजिए, हफ्ते में कोई दिन फिक्स कर लीजिए, मान लो सैटरडे को हमने दिया मीथोट्रेक्सेट, है ना। अब सैटरडे को और कोई ड्रग हमें ये नहीं देनी है फॉलिक एसिड, तो शनिवार छोड़ के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे से गिनना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इतने दिन क्या दे देंगे हम, फॉलिक एसिड दे देंगे। कितने मिलीग्राम की, 5 मिलीग्राम की। मार्केट में किस नाम से आती है, फॉलवाइड, FOLVIDE। और मीथोट्रेक्सेट किस नाम से आती है, फॉलिट्रेक्सेट नाम से आती है। डोज मैंने आपको बता दिए, 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 7.5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, और मेरे ख्याल से 15 मिलीग्राम के लिए आती है। So methotrexate useful in patients who do not respond to azathioprine. Methotrexate is useful in patients who do not respond to azathioprine. And the next medicine is cyclosporin. जितनी मेडिसिन आपने लिखी है सब क्या, इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स हैं, या इम्यूनिटी को डाउन करती हैं। अब कुछ नई मेडिसिन भी आई हैं, न्यू इम्यूनो सुप्रेसिव एजेंट्स, न्यूअर इम्यूनो सुप्रेसिव एजेंट। ये कौन कौन से हैं, एक मेडिसिन का नाम मैं आपको बता देता हूँ, राइट डाउन। माइको, MYCO, माइको फेनोलेट, माइको MYCO, माइको फिनो, PHENO, फिनो, PHENO, फिनो, लेट, LATE, माइकोफिनोलेट, मॉफिटिल, MOFETIL, माइकोफिनोलेट, मॉफिटिल, which suppresses the proliferation of B and T cells, which suppress the proliferation of B and T cells
It is effective in maintaining remission. एक और मेडिसिन है नई, टेक्रोलिमस, टेक्रो TACRO, टेक्रोलिमस LIMUS. Tacrolimus has shown efficacy in refractory or extensive disease. And last is the surgical management. अब सर्जिकल मान लीजिए मेडिसिन का जब कोई रोल नहीं रहता है तो लास्ट क्या बचता है? सर्जरी. अब सर्जिकल मैनेजमेंट में कैसे करते हैं? इमरजेंसी सर्जिकल प्रोसीजर. इमरजेंसी सर्जिकल प्रोसीजर इज जिस जगह आखिर में एक्टोमी आ जाए. क्या आ जाए? एक्टोमी. ECTOMY. एक्टोमी मैंने क्या होता है? सर सर्जिकल रिमूवल, एक्टोमी मैंने रिमूवल. सर्जिकली है ना? रिमूव कर दिया जाता है जिस पार्ट को. हाँ हाँ, जैसे किसी का गाल बैटर निकाल दिया, तो निकालना है तो क्या बोलेंगे उसको? पॉलीसिस्टेक्टोमी. क्या बोलेंगे इसको? पॉलीसिस्टेक्टोमी. एक्टोमी बाद में ऐड कर देते हैं. सो इमरजेंसी सर्जिकल प्रोसीजर इज कोलेक्टमी. कोलेक्टमी COLECTOMY. कोलेक्टोमी. एंड इलियोस्टोमी. स्टोमी जहां पर आएगा उसको क्या बोलते हैं? ओपन करना. इलियो ILEOSTOMY. कोलेक्टोमी विथ इलियोस्टोमी. The rectum and distal colon being removed at a later stage. So this is all about the ulcerative colitis. ये कौन सी थी? Inflammatory bowel disease. समझ में आया बेटे इसका ट्रीटमेंट? थोड़ा सा लेंदी ट्रीटमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड है ना? और एक क्वेश्चन आप लोगों ने कह रखा है उसको मैं कर लूंगा. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग 101% कल मेरे को लेना है वो. कल हो गया ट्यूसडे. ठीक है, 2 बजे कल ले लेंगे क्लास बेटे. 2 बजे टाइम, 2 बजे ध्यान रखना. ओके ओके बेटे. GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग. अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग तो ब्लीडिंग कभी कभी कहीं से भी हो सकती है, माउथ से भी हो सकती है, स्टूल में भी थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है. तो पूरा सब इसमें इन्वॉल्व हो जाता है. अब मान लीजिए स्टूल में अगर ब्लड आ रहा है तो नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रहा तो कैसे देखते हैं? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल होता है, उसमें दिखाई देता है. और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन मैंने आपको पहले बता ही रखा है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का सबसे मेन मुख्य कारण क्या है? पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर सबसे इम्पोर्टेंट कारण है बेटे. और पेप्टिक अल्सर का कारण क्या है? रीजन क्या है? 3 कॉजेज याद पता नहीं आपको है कि नहीं है. व्हाट आर द 3 कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर? बीच बीच में थोड़ा सा मैं पूछा करूंगा. मैंने तो कोई याद कराया था. व्हाट आर द 3 इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर? जल्दी बताओ. 3 important causes of peptic ulcer.
3 important causes of peptic ulcer. सर एक तो सबसे ज्यादा सर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन ज्यादा होना। हेलो। जी सर। यस सर। बीच में बेटे नेट चला गया था। ठीक है बेटे, कल फिर मैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग दूंगा और 3 कॉजेज मैंने पेप्टिक अल्सर के आपको बता दें, याद रखना। मैं बीच बीच में फिर सुनूंगा, लिख लो, कोई नोट कर लो और जिंदगी में भूलना नहीं। हरी वरी करी, क्या बोलोगे? सब बोलो। बता दो, सब बोलो। वरी करी। हरी वरी करी, रट लो उसको। अब्दुल बोलो, सतीश बोलो, मेघा कैसे चुप हो? हरी वरी करी। वरी करी। हाँ उमा, अब बोलिए। परवेज बोलो आप, हरी वरी करी। सब बोलो, हरी वरी करी। हरी वरी करी। हाँ, these are 3 causes of पेप्टिक अल्सर। 3 कॉजेज पता है आपको? पेप्टिक अल्सर पर अगर क्वेश्चन आता तो आप पूरा इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ओके बेटे, थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहिए, बाय। थैंक यू सर। बाय बेटे, बाय बेटे, वेलकम बेटे।